नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आइनॉक्स विंड कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं। इसका शेयर आज 10% के लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहा था, तो उसका रीज़न क्या था वो भी जानेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर किस तरह से फंसे हैं। पिछले 1 साल में रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में किस तरह से इंटर किया है। इसके शेयर्स बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर ने परचेज़ किए हैं और पिछले 1 साल में अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें तो 5 गुना हो गया था। तो ऐसे शेयर क्या इनके पीछे इनके फंडामेंटल्स भी बैक कर रहे थे या नहीं, या फिर ऐसे शेयर को सिर्फ न्यू एज कंपनी के नाम पे या फ्यूचर के ड्रीम्स दिखा दिखा के बेचा गया है, वो भी जानेंगे। इसके फंडामेंटल्स भी एनालाइज करेंगे और इसके पीछे की न्यूज क्या थी वो भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज के हम इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो 147.75 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और आज ये सारा दिन लोअर सर्किट पे ट्रेड किया है, 10% के लोअर सर्किट पे। मार्केट ओपन होने के बाद से ही लगातार पूरे दिन ये लोअर सर्किट पे बना रहा, तो इसके पीछे का न्यूज क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। वहीं अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 2015 में इसका आईपीओ आया था और 2015 में इसका जो प्राइस था वो 110 रुपये के आसपास था। वहाँ से देखें तो इसके शेयर में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है, लेकिन अगर बात करें इसके आईपीओ के बाद से तो वहाँ से लगातार इस शेयर में गिरावट आई और पिछले 1 साल में इसमें बड़ी तेजी आई है और वहाँ से इसका शेयर लगभग 5 गुना। 1 साल पहले ये 33 से 34 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहाँ से बात करें तो अभी 177 रुपये के हाई तक गया था ये शेयर। और यही वो टाइम था जब रिटेल इन्वेस्टर्स ने भर भर के इस शेयर को ख़रीदा है और अब जाके यहाँ टॉप पर फंस चुके हैं। क्योंकि आज बात करें तो ये शेयर पूरे दिन लोअर सर्किट में ट्रेड कर रहा था और लोअर सर्किट में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप शेयर को सेल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको बायर्स मिलते ही नहीं हैं। अब इस शेयर के गिरावट के पीछे के कारण की बात करें तो इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं, इस कंपनी का जो मेजर प्रमोटर है वो आइनॉक्स विंड एनर्जी है। उसने अपना 5% स्टेक सेल किया है ब्लॉक डील के थ्रू आज, और इस ब्लॉक डील का जो एग्जीक्यूशन था उसका प्राइस था 151 रुपीज़। तो वहाँ से इसका शेयर गिरना ही था क्योंकि ये जो 151 का प्राइस रखा गया था वो इसके प्रीवियस डे का जो इसका क्लोजिंग शेयर प्राइस था उससे 8% डिस्काउंट पे रखा गया था। तो वहाँ से इस शेयर में गिरावट आनी ही थी, लेकिन इसके शेयर में ज़्यादा गिरावट आई और 10% के लोअर सर्किट में आज ट्रेड कर रहा था। और इसके जो प्रमोटर हैं उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसका जो प्रमोटर है आइनॉक्स विंड एनर्जी, इसके पास इससे पहले 38.43% का स्टेक था, जो अभी 5% की डील के बाद सिर्फ और सिर्फ 33.43% ही बचेगा। तो जो पिछले 1 साल में तेज़ी आई है उसका बेनिफिट तो इसके प्रमोटर ने उठा लिया, 5% अपना स्टेक सेल कर दिया। और बात करें ये जो सेल किया है वो पैसे इस कंपनी में नहीं लगेंगे क्योंकि दोस्तों प्रमोटर ने अपना स्टेक सेल किया है। वो पैसा आइनॉक्स विंड एनर्जी किसी और बिजनेस में लगाएगी या अपने किसी काम में लगाएगी। अगर इस कंपनी के लिए यूज करना होता तो वो फॉलो वन पब्लिक ऑफर लाते, एफपीओ लेकर आते, वहाँ से ये फंड रेज करते, जो वो पैसा होता वो इस कंपनी में लगता। लेकिन ये जो स्टेक सेल है वो उस कंपनी के पास जाएगा और वो कंपनी इसमें वापस नहीं लगाएगी, वो अपने पैसे को अपने लिए यूज करेगी। अब हम बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स की कि पिछले 1 साल की रैली में रिटेल इन्वेस्टर्स इस शेयर में कैसे ट्रैप हुए हैं और उन्होंने किस तरह से इसके प्राइस को चेंज किया है। इसके लिए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे। तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मार्च 2024 क्वार्टर 4 में देखें तो प्रमोटर के पास 53% था। इसमें जो मेजर स्टेक था वो आइनॉक्स विंड एनर्जी के पास था जो कि 38.43 के आसपास था, जो अभी घटकर 33.43 बचेगा क्योंकि 5% का स्टेक इन्होंने सेल कर दिया है। वहीं एफआईआईज की बात करें तो 9% की होल्डिंग थी, डीआईएच की बात करें तो उनके पास 10% की होल्डिंग थी और पब्लिक की बात करें तो उनके पास 27% की होल्डिंग थी। और वहीं नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 1,17,484 नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स थे। ये दोस्तों पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पिछले साल 53,000 ही नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स थे। वहाँ से इसके जिस तरह से इसके शेयर ने राइज दिखाया है, साथ ही साथ जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो भी इसके ओर अट्रैक्ट हुए हैं और जो 53,000 से जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गए। क्वार्टर 4 की एंडिंग में 1,17,484 शेयर होल्डर हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर किस तरह से इस शेयर में इंटर किए हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ एंट्री ली है, उन्होंने किस बेस पे इस पे एंट्री ली है। इसके फंडामेंटल्स को हम देखेंगे कि क्या पिछले 1 साल में जो इस शेयर ने रन दिखाया है, पिछले 1 साल में जो रैली दिखाई है, क्या उसमें इसके फंडामेंटल्स भी इसको बैक करते थे या नहीं।
तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू की बात करें तो हमने 2015 से लिया है, जब इस कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ था। तो वहाँ से देखें तो 2015 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2709 करोड़ के आसपास था। और वहीं मार्च 2016 के बाद बात करें 2015-16 में, तो इसका रेवेन्यू 4445 था। और वहीं अगर मार्च 18 आते आते 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में इसका जो रेवेन्यू था वो सिर्फ और सिर्फ 465 करोड़ बचा। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका बिजनेस कैसे चल रहा है। वहीं उसके बाद बात करें तो फिर से इसका रेवेन्यू बढ़ जाता है और फिर अगले 1-2 सालों में इसका रेवेन्यू आधा हो जाता है। फिर से 2022 तक इसकी हालत ख़राब रहती है और 2023 में भी कोई कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं थी। लेकिन लास्ट 1 साल में फिर से इसका रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और साथ ही साथ इसका शेयर भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिसके कारण इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स भी बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में इसके ट्रेंड को देखें तो देख सकते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म में ट्रेंड किस तरह का है। वहीं बात करें कि जहां इसका रेवेन्यू 4000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका था 2015-16 में, उसके बाद लगातार कितने सालों तक इसकी हालत कैसी रही और फिर से 1 साल में इसने थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखाई, जिसके कारण इसका शेयर इतना ज़्यादा भागा। अब बात करें अगर इसके नेट प्रॉफिट की, तो 2015 से ही देखेंगे हम। तो 2014-15 की बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो वहाँ 296 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखा रही थी ये कंपनी। और उसके बात करें तो हाईएस्ट जो नेट प्रॉफिट था वो इसने 2015-16 में 461 करोड़ का दिखाया। उसके बाद वहाँ से गिरना शुरू हुआ और लगातार ये सालों साल ये लॉस रिपोर्ट करता रहा और अभी तक ये लॉस रिपोर्ट ही कर रहा है। अभी तक ये जो कंपनी है, जो इसका बिजनेस है, प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। लगातार पिछले 7 साल से ये कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है। उसके बावजूद जिस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें एंट्री लिए हैं, उसको देख के आप समझ सकते हैं कि उनको इसके फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं था। जबकि बिना फंडामेंटल के कभी भी ऐसे बिजनेस को नहीं परचेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो बिजनेस होते हैं जिनको न्यू एज बिजनेस बोल के या फ्यूचर में उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें करके उनके जो शेयर्स होते हैं उनको सेल कर दिया जाता है और रिटेल इन्वेस्टर्स उस गलत स्टोरी को पकड़ लेते हैं बिना फंडामेंटल देखे। तो जब तक कोई भी कंपनी का बिजनेस कितना भी कोई अच्छा बोले, क्योंकि बिजनेस तो तभी अच्छा होगा अगर वो कंपनी उसमें प्रॉफिट जनरेट कर पा रही हो। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट ही जनरेट नहीं कर पा रही है, रेवेन्यू ही नहीं जनरेट कर पा रही है, तो वो बिजनेस अच्छा कैसे हुआ। और वो अपने फाइनेंशियल ही नहीं दिखा पा रहे हैं, ना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, ना रेवेन्यू में कोई ग्रोथ हो, ना नेट प्रॉफिट में ग्रोथ, तो छोड़िए नेट प्रॉफिट, वो लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस रिपोर्ट कर रही है। उसके बाद भी अगर आप उसके शेयर प्राइस को चेंज करेंगे और इस तरह से ऐसे शेयर को परचेज करेंगे, तो यहाँ जाके आप किसी न किसी पॉइंट पे तो फंसेंगे ही। तो इस तरह के शेयर जिनके फंडामेंटल्स नहीं हो, उनको नहीं परचेज करना चाहिए। अब हम इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो इसकी मार्केट कैप 19,000 करोड़ की है और इसके करंट प्राइस की बात करें तो 148 रुपये पे आज था ये 10% के लोअर सर्किट के बाद। और वहीं अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 177 रुपये अभी पिछले कुछ दिन पहले ही इसने हिट किया था। और अगर 52 वीक लो की बात करें तो इसी की बात कर रहा था मैं कि 52 वीक लो जो इसका 33 रुपये है, वो पिछले 1 साल से वहाँ से चलकर ये 5 गुना हो गया था इसका शेयर। और इसी रैली में सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें फंस गए हैं। और वहीं स्टॉक पी की बात करें तो पी तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये लॉस रिपोर्ट कर रही है कंपनी। वहीं पीजी तो वो भी नहीं निकाल सकते क्योंकि पी ही नहीं है इस कंपनी का। और वहीं आरओई की बात करें तो सबसे गंदा यहाँ जो आप देख सकते हैं कि इसका आरओई माइनस में है। ये जो कंपनी है वो प्रॉफिट ही जनरेट नहीं कर पा रही, ये अपनी इक्विटी पे ही रिटर्न नहीं कमा पा रही है। और इसमें अगर आप इसके शेयर परचेज करके आप सोच रहे हैं कि आप इसमें रिटर्न कमा लेंगे, आप इसमें अच्छा पैसा बना लेंगे, तो आप नहीं बना पाएंगे और ऐसे ही जाके किसी न किसी पॉइंट पे आप फंसेंगे। और जब भी बुल रन होती है, जब भी मार्केट अच्छी चल रही होती है, उस समय इस तरह के जो ख़राब फंडामेंटल्स वाले शेयर होते हैं ये भी चल जाते हैं। लेकिन जब भी एडवर्स कंडीशन आती है, जब भी बियर रन आएगी, सबसे ज़्यादा यही बिजनेस गिरते हैं। यही बिजनेस वो होते हैं जो टॉप से 70 से 80%, 90% तक अपना प्राइस खो देते हैं। इनका जो शेयर प्राइस होगा वो टॉप से 80-80, 90-90% साफ हो जाता है और वहाँ फंसते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। तो अगर आप किसी भी शेयर में एंट्री लेने जा रहे हैं, किसी भी शेयर में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो हमेशा आप इस बात पे ध्यान रखें कि जब तक उसके फंडामेंटल्स अच्छे ना हो, जब तक वो कंपनी खुद प्रॉफिट ना कमा पा रही हो, जब तक कि उसके रेवेन्यू में ग्रोथ ना हो, आपको ऐसे शेयर नहीं लेनी चाहिए। तो हमेशा फंडामेंटल्स जरूर एनालाइज करें और उसके जो वैल्यूएशंस हैं वो भी देखें, क्योंकि जो वैल्यूएशंस तो फिर भी एक बार चल जाएंगे। क्योंकि अगर आपने कोई अच्छी कंपनी लिया, अच्छे फंडामेंटल वाले बिजनेस को ले लिया है, तो अगर उसके हाई वैल्यूएशन पे भी आप फंस गए ना, तो आपको किसी न किसी दिन निकाल देगा, क्योंकि वो वापस आएगा वो गिरावट के बाद शेयर। लेकिन अगर ख़राब फंडामेंटल वाला शेयर होगा
तो वो गिरावट के बाद कब वापस आएगा पता नहीं, सालों साल वो आपके पैसे को बर्बाद करता रहेगा और वहाँ आपका पैसा फंस जाएगा। तो इस तरह के खराब फंडामेंटल्स वाले शेयर में कभी एंट्री नहीं करनी चाहिए। यहाँ रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। जब तक कंपनी खुद प्रॉफिट रिपोर्ट ना करने लगे और अपने रेवेन्यू में ग्रोथ ना दिखाने लगे, और वो भी कोई छोटा समय नहीं था, कोई नया शेयर लिस्ट हो रहा होता है, उसकी हिस्ट्री इतनी बड़ी नहीं होती, तो आप कह सकते थे कि आपने कोई उसमें रिस्क लिया है। ये 2015 से ये कंपनी लिस्टेड है और 2015 से आप इसका रेवेन्यू देख सकते हैं कि 2015-16 में इसका रेवेन्यू हाईएस्ट था, जो कि 4400 करोड़ से ज़्यादा का था। और वहाँ से इसकी हालत ऐसी ख़राब है कि पिछले 1-2 साल तक ये 600-700 करोड़ का रेवेन्यू दिखा रही थी। तो आप समझ सकते हैं इसकी हालत कैसी थी। वहाँ पे अगर आप इसके शेयर्स को परचेज कर रहे हैं, तो आप जानबूझ के अपने पैसे पे रिस्क ले रहे हैं और वहाँ पे आपको नुकसान होना तय है। तो आज इस शेयर की एनालिसिस यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।